जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में। तो देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा। और प्रकाश संचरित कैसे होता है? तो प्रकाश संचरित होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखो एग्जाम में ना दो क्वेश्चन अटकते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि भाई प्रकाश क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। तो ये दोनों ही ऑप्शन में होते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ, दोनों ही पढ़ने में एक जैसे लगते हैं। तो आपने ऐसे याद रखना है कि प से प्रकाश और प से प्रस्थ। तो देखो अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ के अंदर प्र आ रहा है और यहाँ पर भी क्या है, प्र आ रहा है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि भाई प से प्रकाश और प से प्रस्थ। तो क्या है प्रकाश? अनुप्रस्थ तरंगे। अब देखो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने करी थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है आपका। तो किसने करी थी? रोमर ने की थी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कहां पर? वायु तथा निर्वात में। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों में चलता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो देखो जरा प्रकाश कैसे चलता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में। अब हमें क्या लगता है भाई रोशनी ऐसे सूरज है, इससे रोशनी है सीधे ऐसे निकल रही है। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकाश कैसे चलता है? इस तरह की जगह देखो, यहाँ मैं क्या बना रहा हूँ पैकेट से। ठीक है, तो ये क्या है? ऊर्जा के ठीक है छोटे छोटे बंडल है। ठीक है, तो प्रकाश जब निकलता है तो आपका ऐसे ही निकलता है कि भाई जैसे आपने एक बॉल फेंकी, दूसरी बॉल फेंकी, तीसरी बॉल फेंकी। ठीक है, या आप पंखा ही मान लो, जब पंखा घूमता है तो उसकी पंखड़ी ऐसे दिखती है, पर जब स्पीड में चलने लग जाता है तो आपको ऐसे फील होता है कि भाई एक ही है वो। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है प्रकाश भी होता है कि भाई एक बॉल फेंकी, दूसरी बॉल फेंकी, तीसरी बॉल फेंकी। और प्रकाश की स्पीड इतनी तेज होती है कि हमें क्या लगता है, ये बंडल ना दिखकर क्या लगता है कि भाई पूरी की पूरी ऐसे रोशनी आ रही है लाइन की तरफ। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं भाई? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों में चलता है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन। तो ये क्वेश्चन आपका 10th लेवल से लेकर सीजीएल तक सब में आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो जरा फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? तो फोटोन का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है, इनके बीच में। प्रकाश की चाल निर्भर करती है किसके ऊपर? माध्यम के अपवर्तनांक पर। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका क्या हो गया भाई, प्रकाश किस में चल रहा है? निर्वात में, कांच में, जल में। तो इनका क्या है? अलग अलग अपवर्तनांक होगा। तो प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करेगी भाई? सब में अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो जरा निर्वात में उसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात के अंदर आपकी प्रकाश की चाल ये होती है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कांच में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या था आपका प्रकाश का जो था कि भाई सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रकाश क्या है। तो हमने जाना कि भाई प्रकाश क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि भाई अपवर्तन क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, विवर्तन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं कि भाई मछली है कि जो जल के अंदर दिखाई देती है तो थोड़ी ऊंचाई पर दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है? ठीक है, पानी की बाल्टी के अंदर अगर आपने सिक्का डाल रखा है तो वो ऊपर उठा हुआ दिखता है, क्यों दिखता है? तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? रेगिस्तान में मृगमरीचिका, ठीक है, जो भ्रम पैदा होता है कि भाई वहां पे दूर पर कहीं पानी है, पर वहां पर जाओ तो पानी होता नहीं है। तो उसका कारण क्या है? ठीक है, सुबह के टाइम पे, सूर्योदय के टाइम पे और सूर्यास्त के समय पर जब क्या लगता है सूरज हमें लाल दिखता है, तो उसका कारण क्या है? और सूरज डूब जाता है उसके बाद भी क्या होता है? हमें लगता है कि भाई सूरज उगा हुआ है, या सूरज निकल जाता है, मतलब निकला भी नहीं होता है, उगा भी नहीं होता है, और हमें लगता है कि सूरज निकल गया। तो उसका कारण क्या होता है? तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके किस पर डिपेंड करते हैं भाई? परिवर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल से। तो जैसे इंद्रधनुष का बनने का कारण क्या होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। तो वो सब अब हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जिससे इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब देखो इस चीज को समझने के लिए आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि भाई रात हो रही है और घर में आपने सारी लाइटें बंद कर दी, तो घर में क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर यही चीज अगर मैं बोलूं कि भाई घर में आपने घर की सारी लाइटें आपने बंद कर दी है, पर कब? दिन के टाइम पर। तो जब दिन निकला हुआ है तब आप घर की लाइटें बंद कर रहे हो, और तब भी क्या होता है कि घर में ना कुछ रोशनी रहती है और आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, और थोड़ी खिड़की उड़की खुली तो पूरा ही दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, लगभग
मतलब रात की अपेक्षा तो दिन में ज्यादा साफ दिखाई देगा। तो भाई ऐसा क्यों होता है? अब भाई घर की तो सारी लाइटें बंद है और सूरज तो बाहर है, फिर भी घर में दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है? तो देखो इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। तो जो इसके अंदर लिखा है कि भाई जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो देखो जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया कि भाई सूरज है, ठीक है, और ये क्या है, छोटे छोटे धूल के कण है। तो सूरज की रोशनी जब आती है, जब इनके ऊपर पड़ती है धूल के कणों के ऊपर, तो क्या होती है, यही प्रकाश की जो किरणें होती है तो इन धूल के कणों से टकराती हैं और टकरा के और अन्य धूल की किरणों पर जाती हैं, सॉरी अन्य धूल के कणों पर जाती हैं, ठीक है। तो एक धूल के कण से दूसरे कण पे, फिर उससे क्या होता है दूसरे पे, फिर दूसरे पे, इस तरीके से क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है भाई, सूरज तो बाहर होता है पर धूल के कणों से टकराकर प्रकाश कहां तक आ जाता है, घर के अंदर तक आ जाता है, क्योंकि घर के अंदर क्या होता है, धूल के कण तो होते ही हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देते। पर अगर जैसे मान लो एक बंद कमरा है और उसके अंदर एक छोटा सा कोई खिड़की हो गया, छेद से आपने देखा होगा अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो आप देखते हो कि कितनी ज्यादा धूल उसके अंदर दिखाई देती है, ठीक है। तो धूल के कण ना हर वक्त जहां पर भी आप खड़े हो वहां पर भी है, ठीक है, बस दिख नहीं रहे। पर वही कमरा बंद करके एक रोशनी पतली सी छोड़ो, चाहे टॉर्च की या सूरज की किरण पतली सी आ रही हो, तो उसमें आप देखते हो धूल के कण दिखाई देते हैं। तो बस क्या होता है कि सूरज की रोशनी उन्हीं धूल के कणों पर टकराती है और चारों तरफ फैल जाती है। तो जो ये फैल जाती है इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो यही है कि प्रकाश इसी तरीके से चारों तरफ फैल जाता है। तो अगर दिन के अंदर क्या है, घर की लाइटें बंद है पर बाहर सूरज है, तो भी अंदर आपको रोशनी दिखाई देती है। तो देखो जरा, सबसे ज्यादा आपको जो आता है तो इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। तो प्रकीर्णन के क्या उदाहरण है, तो आकाश का रंग नीला होना। तो देखो क्या होता है, सूरज की जो सूरज की रोशनी है उसमें 7 रंग होते हैं, तो प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, जो आकाश का नीला रंग है वो सबसे ज्यादा फैलता है। तो उसके ज्यादा फैलने की वजह से क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि क्या करता है भाई प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का क्या होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। समुद्र का रंग नीला होना, इसका भी सेम रीजन है कि भाई नीले रंग का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। दिन के समय सूर्य का सफेद होना, तो इसका कारण भी क्या है, आपका प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। सूर्य के उगते समय तथा डूबते समय लाल होना, इसका कारण भी आपका प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। यात्रा के रुकने वाले संकेत का लाल होना। अब देखो जो यात्रा का रुकने वाला संकेत होता है इसका लाल क्यों होना, लाल होना, इसका कारण क्या है भाई, इसको लाल ही क्यों करते हैं, ठीक है, लाल रंग का ही क्यों होता है, वो आपका नीले रंग का, पीले रंग का ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि लाल रंग जो है उसका क्या होता है भाई, आपका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ठीक है। प्रकीर्णन ना कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि फैलना, ठीक है, तो इससे ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। प्रकीर्णन मतलब फैलना, ऐसे याद रखो, क्योंकि देखो स्कैटरिंग यही चीज तो होता है, स्कैटर मतलब फैलना, तो क्या था, इसको ऐसे याद रखो फैलना। तो लाल रंग है ना कि आपका कम फैलता है, अगर कम फैलेगा तो एक ही जगह रहेगा। जब आप देख रहे हो किसी चीज को, अब लाल जो रेड लाइट होती है लाल होती है, जब आप उसे देख रहे हो, अगर फैल जाएगा तो पतला पड़ जाएगा उसका मोटाई, या लाल रंग क्या फैल गया तो कम दिखेगा या धुंधला दिखेगा। पर क्या है, वो फैलता कम है, यानी एक ही जगह रहता है, एक ही जगह रहेगा तो फिर आपको ज्यादा डार्क दिखेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जो खतरे के निशान वाले संकेत होते हैं वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन और अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए यह दूर से ही दिखाई दे जाता है। प्रकीर्णन मतलब फैलना, तो यानी कि क्या है, वह फैलता कम है, अपवर्तनांक कम होता है। अब अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने बना दिया भैया, आपका क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, ठीक है, प्रकाश की रोशनी ऐसे गई, ठीक है। तो जब क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो देखो इसको जाना किधर चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए था। पर क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, अपने अक्ष के क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो देखो जब प्रकाश क्या होगा, फिर 7 रंगों में बढ़ जाएगा और क्या है, इंद्रधनुष बन जाएगा। तो इंद्रधनुष बनाने के लिए आपका क्या होता है, प्रिज्म बहुत अच्छा आएगा, कि इस प्रिज्म से आप बना सकते हो। तो देखो जरा, प्रकाश ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे मुड़ गया, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है। अब यही चीज जब फिर यहाँ से प्रिज्म से निकल के फिर जब वो दूसरे माध्यम में जाएगा, ठीक है, हवा में, तो फिर दोबारा क्या है, अब देखो यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था पर क्या होगा, फिर दोबारा से मुड़ गया। तो जब भी ऐसा होता है तो आपने देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि क्या होता है भाई, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे ना लाल रंग सबसे ऊपर होता है, कि आपका लाल रंग सबसे ऊपर होता है, सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, बैंगनी, इंद्रधनुष के अंदर। तो अब आप यहाँ पे देखो भाई, रोशनी इधर जानी चाहिए थी पर कितनी गई, अब देखो लाल रंग कहाँ आया, यहाँ, तो इतना फैल, मतलब इतना मुड़ गया ये, ठीक है। और बैंगनी रंग देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मुड़ गया, तो सबसे ज्यादा कौन सा फैल गया। अब इसको ऐसे याद रखना, ये भी फैलना या विचलित हो जाना। तो लाल रंग बस यहाँ से इतना ही मुड़ा, और बैंगनी रंग यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो देखो सबसे कम कौन सा हुआ, लाल रंग, ठीक है। तो यही क्या हो गया, अपवर्तन, ठीक है। तो लाल रंग का अपवर्तन क्या होता है, कम होता है, या लाल रंग का अपवर्तन कम होता है। और पेपर में बहुत ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, बहुत बार आता है क्वेश्चन कि भाई कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, तो उसका आंसर होगा आपका बैंगनी। अपवर्तनांक मतलब आप इसको भी फैलने से याद रखो कि भाई कौन सा ज्यादा फैल गया, तो देखो बैंगनी रंग यहाँ से लेके यहाँ तक फैल गया। और लाल रंग, कौन सा रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो लाल रंग। तो लाल रंग का देखो बस यहीं तक हुआ, ठीक है, बस इतना से फैला, और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा फैला, ठीक है। तो इन दोनों से अगर याद रखोगे कि भाई सबसे ऊपर कौन सा होता है, लाल, और सबसे नीचे बैंगनी, तो आपको ये चीज भी याद रहेगा और इस डायग्राम से हमेशा याद रह जाएगा। जब भी आप अपने नोट्स में ये डायग्राम बना के रखोगे तो क्या है, क्योंकि पढ़ते हैं तो ध्यान से उतर जाएगा, बट चित्र बना रहेगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो अपने डायग्राम में भी आप ये बना लेना। बाकी जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे और प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये अच्छे से सीखेंगे कि अपवर्तन होता क्या है। अगला है हमारा प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो जैसे ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, तो प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहाँ पर टकराती है, ठीक है, तो चिकना होता है। आपको पता है कि भाई शीशा क्या होता है, चिकना ही होता है। तो क्या होता है, चिकने पृष्ठ से क्या होगा, यहाँ पर टकराई, और यहाँ से क्या होगा, फिर टकराकर वापस इधर आ गई, ठीक है। तो आपतित किरण, जो पड़ने वाली किरण है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और फिर यहाँ से टकरा के क्या होगी, वो परावर्तित हो गई, तो ये क्या होगी, परावर्तित किरण, ठीक है। तो जो आपका ये एंगल बना, तो आपतित किरण थी तो ये क्या बना, आपका आपतन कोण बना। और जब यहाँ से परावर्तित हो गई तो जो ये एंगल बना आपका क्या बना, परावर्तित कोण बना। तो देखो आपतित कोण और परावर्तन कोण, इन दोनों का मान क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो यही चीज है कि परावर्तन क्या होता है, प्रकाश एक किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है और वापस जो मुड़ जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो देखो इसका उदाहरण क्या है, चांद का चमकना। तो देखो क्या होता है, चांद की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता, चांद की क्या है, खुद की रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है, चांद से क्या होता है, प्रकाश टकराता है और क्या आता है, पृथ्वी तक आता है, तो हमें चांद दिखाई देता है चमकता हुआ। तो हमें लगता है कि भाई वो चांद की रोशनी, पर वो चांद की रोशनी नहीं होती, किसकी होती है, सूरज की रोशनी होती है, वो चांद पर पड़ती है और वो टकराकर हमारी आंखों पे पड़ती है, तो हमें क्या दिखता है, भाई चांद चमकता हुआ दिखता है। तो चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। चांद क्यों चमकता है, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन की वजह से। तो सूर्य की किरणें चांद पर पड़ती हैं तथा वहां से परावर्तित होकर प्रकाश पृथ्वी पर आता है। तो ये आपका चांद, ये क्या हो गया, परावर्तन का उदाहरण हो गया। अब देखो जरा, ये अक्सर आ जाते हैं आपके कि भाई परावर्तन के क्या नियम है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से 2 दे रखे होंगे या कोई एक दे रखा होगा, जैसे कि ऑप्शन ए और बी दोनों लागू होते हैं, ऑप्शन बी या डी लागू होता है, कोई भी बात लागू नहीं होती। इस टाइप से आपके ऑप्शन आते हैं। तो देखते हैं परावर्तन के 2 नियम क्या है। आपतन किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होने चाहिए। तो देखो आपतित किरण क्या है, आपका आपतन बिंदु पर यहाँ पर अभिलंब हो रही है, ठीक है, पड़ रही है, और यहाँ से क्या है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होने चाहिए। तो देखो आपतित किरण इधर पड़ी और ये वापस इधर ही आ गया, तो दोनों एक ही तल में, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया कि भाई यहाँ पर क्या बना, जहाँ पे पड़ा है वापस उसी तल में आ जाना चाहिए, उसी साइड आ जाना चाहिए, टकरा के वापस उसी साइड में। अगला क्या आपका, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जो आपका ये एंगल है थीटा है, वही थीटा क्या होगा, यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ 20 है तो 20, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बना एंगल का कि भाई जितना यहाँ पर एंगल है उतना ही एंगल क्या होगा, यहाँ पर भी होगा। तो अपवर्तन के यही 2 नियम है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे बस याद रखो कि भाई टकरा के वापस उसी साइड आ जाए, और दूसरा जिस एंगल से वो यहाँ पर आपका एंगल बना रही है उसी एंगल को परावर्तित होते टाइम भी बनाएगी। तो ये आपके क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। पिछला हमने पढ़ा था परावर्तन, उसका क्या था, रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि हवा से पानी में गई, तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम हो गया, तो दोनों के माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवतः आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अब देखो इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे कि एक चीज हो गया कि भाई आपका ये पानी है, ठीक है, मैंने लिखा भाई पानी, और ऊपर क्या हो गया आपकी हवा हो गई। अब देखो प्रकाश की किरण जब सीधे पड़ रही है तो क्या होता है, बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है, ठीक है। एक ये कंडीशन थी कि अभिलंबवतः आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो अगर सीधे पड़ रही है तो सीधे चली जाएगी, पर क्या होता है, परंतु तिरछी आपाती होने पर, ठीक है, तिरछी आपाती होने पर मतलब कि अगर जैसे मान लो इधर से रोशनी आई और वो इधर पड़ी, अब रोशनी किधर जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, पर तिरछी आपाती होने पर क्या होता है,
जब वो दूसरे माध्यम पे जैसे ही जाती है तो सीधे जाने की जगह क्या होता है, वो थोड़ी सी विचलित हो जाती है। तो देखो यही लिखा है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो इस चीज को ना आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, और हम जब मछली को देख रहे हैं, पानी के अंदर अगर मछली देख रहे हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरण सीधे ऐसे जानी चाहिए, पर क्या होता है यहाँ पे मुड़ गई। अब इस चीज को भी समझने के लिए देखो, अगर बाल्टी है, पानी से भरी हुई बाल्टी होती है, आप क्या है, अगर आप बिल्कुल ऊपर सीधे से देखोगे तो आपको जितनी उसकी गहराई है ना लगभग उतनी ही दिखाई देगी, पर जैसे आप पीछे को होते हो, जितना पीछे होते जाओगे ऐसा लगेगा उसका तल क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि मछली कहाँ है भाई, जैसे बाल्टी की तली नीचे है पर पीछे से देखने पर क्या होता है, ऊपर उठा हुआ, वैसे ही यहाँ पर क्या है, तिरछा देखने पर क्या होता है भाई, मछली तो कहाँ थी, नीचे थी, पर जब तिरछी पे जब रोशनी पड़ती है या तिरछा हम देखते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी सी ना ऊपर प्रतीत होती है। तो इसलिए जब भी मछली मारने वाला जाता है तो भाई वो क्या होता है, मछली कहीं और दिखती है और उसको भाला कहीं और मारना होता है। क्योंकि मछली तो दिखाई देगी यहाँ पर, वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तव में तो मछली यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि वो तिरछे में ही देख रहा है, बिल्कुल उसके सर के ऊपर तो खड़ा होकर मारेगा नहीं, जाहिर सी बात है थोड़ा दूर से ही मारते हैं तो तिरछा ही हो गया, ठीक है। तो तिरछा में देखिएगा तो क्या है, वास्तविक स्थिति कहाँ होगी, नीचे, ठीक है। जब बिल्कुल सीधे देखोगे तो वास्तविक स्थिति कहाँ है, नीचे, पर जब पीछे को होते हो तो क्या होता है, जैसे बाल्टी की तली आपको ऊपर उठी हुई दिखती है, ठीक है, तो वैसे भी मछली यहाँ पर क्या होगी, वैसे ही मछली भी आपको ऊपर उठी दिखेगी, ये लगेगा कि भाई मछली यहाँ पर है, पर रियल में कहाँ होती है, वो नीचे होती है। तो वास्तविक स्थिति तो यहाँ पर होगी, पर रियल में कहाँ पर दिखती, कहाँ है, यहाँ पर दिखती है, ठीक है। तो ये आपकी एक्चुअल स्थिति है और ये क्या है कि भाई आभासी स्थिति है, ठीक है, जो अपीयर हो रही है कि यहाँ पर हमें प्रतीत हो रही है। अब देखो तो यही क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब देखो बाल्टी के अंदर आप ना कभी हाथ डाला होगा तो पानी पे, हवा में से पानी में डाल लो हाथ, तो जहाँ पे पानी का तल होता है वहां से देखोगे हाथ ना हल्का सा टेढ़ा दिखेगा। चलो हाथ ज्यादा हो गया तो आप क्या करो, एक पतली सी डंडी या पेन ले लो आप, या मार्कर ले लो, पेन को ही अगर आप बाल्टी के पानी में डालोगे तो आपको क्या दिखेगा, पानी की पेन जो है आपको थोड़ा सा तिरछा नजर आएगा जैसे ही पानी के तल पे जाएगा, ठीक है। कि जैसे भाई ये मान लो पेन है, ठीक है, जैसे ही पानी में जाएगा तो आपको ना थोड़ा सा ना तिरछा नजर आएगा कि तिरछा हो गया। तो यही क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन की वजह से वो तिरछा दिखाई देता है। तो एग्जाम में क्या आते हैं, सबसे ज्यादा आपके आते हैं भाई इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि भाई पानी की तली ऊपर क्यों दिखती है, या पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर क्यों उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वही एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं, पर एक चीज और देख लेते हैं, ये चीज क्या मैंने बनाया। देखो प्रकाश की किरण ऐसे चलती है, तो प्रकाश की किरण कैसे चलती है, तरंग घेरे के रूप में, इस तरीके से। तो ये जो लाइनें दिख रही है तिरछी, ये क्या है, तरंग घेरे है, ठीक है। तो तरंग घेरे की देखो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। अब अलग अलग माध्यम में ना प्रकाश की तरंग घेरे अलग अलग होती है, और अलग अलग रंगों की भी तरंग घेरे क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जैसे देखो यहाँ पर जो ये गैपिंग दिख रही है, ठीक है, तो ये गैपिंग है, ठीक है, ये क्या है, ज्यादा दिख रही है या जो भी है, तो ये जो गैपिंग दिख रही है आपको, तो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जो तरंग घेरे होती है उसको किससे दिखाते हैं, तो तरंग घेरे को किससे दिखाते हैं, एल से, इसे क्या कहते हैं, लैम्डा। तो अक्सर ये भी एग्जाम में आता है कि तरंग घेरे को किससे दिखाया जाता है, तो लैम्डा से दिखाया जाता है। अब देखो जिसकी तरंग घेरे कम होगी, ठीक है, वो ज्यादा अपवर्तित होगी, और जिसकी तरंग घेरे ज्यादा होगी वो क्या होगा, कम अपवर्तित होगा। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि वही एग्जाम में आते हैं सबसे ज्यादा। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी। पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखते हैं। तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है भाई, अपवर्तन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। तो अब देखो पृथ्वी के वायुमंडल के अपवर्तन के कारण, तो मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी को कितने वायुमंडलों में बांटा गया है, तो पृथ्वी को बांटा गया है 5 मंडलों में। पहला आपका सौरमंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आपका कौन सा आता है, आयनमंडल, और फिर बहिर्मंडल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया, सौरमंडल, समताप मंडल, ठीक है, फिर आपका क्या आता है, मध्य मंडल, फिर आयनमंडल, और फिर बहिर्मंडल। तो देखो तारे कहाँ होते हैं, तारे तो बहुत ऊपर होते हैं, पृथ्वी से तो बहुत दूर है। तो जो भी ये मंडल है इनमें क्या होता है, इन सबका घनत्व अलग अलग होता है। जैसे कि जहां पर हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा धूल मिट्टी है, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, डेंसिटी ज्यादा है। फिर उसके ऊपर की बात करोगे समताप मंडल, तो वहाँ क्या होता है, मौसम साफ रहता है, ठीक है, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, तो वहाँ का घनत्व अलग होता है। उसके ऊपर जाओगे और उसका भी मौसम क्या होगा, अलग होगा। तो धूल मिट्टी का स्तर है, जितना ऊपर जाओगे उतना ही कम होता जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, घनत्व भी कम होता जाता है, ठीक है, जो धूल मिट्टी की वजह से घनत्व बढ़ता जा रहा है।
तो और इनकी ऊंचाई के हिसाब से अलग अलग घनत्व भी होते हैं। तो वही चीज हो गया, जैसे हमने पढ़ा कि भाई अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो यहाँ पर भी देखो सारे माध्यम अलग हो गए, भाई वाला ज्यादा घना हो गया जो सौरमंडल हो गया, उसके ऊपर जाओगे थोड़ा मौसम और साफ हो गया, उसकी ऊंचाई अलग हो गई, उसके ऊपर जाओगे वो कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो सारे मंडलों का क्या हो गया, घनत्व तो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक माध्यम की जगह कितने माध्यम हो गए, अगर 5 लेंगे मंडल तो 5 माध्यम हो गए। तो जब प्रकाश की किरण जाती है तो आप ऐसे देखते हो, जब दूसरे माध्यम में गई, ठीक है, यहाँ से दूसरे माध्यम में जाएगी तो कुछ अपवर्तन के कारण टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद और किसी में जाओगे जाओगे क्या कहते हैं अगले मंडल में, समतापन मध्य मंडल में, फिर दोबारा कुछ ऐसे। तो कुछ इस तरह से ही करते हुए फिर हमें तारा दिखाई देता है। तो जो ये तारा दिखाई दे रहा है, तो जो ये अपवर्तन में जो ये जिगजैग मैंने बनाया, जो ये अपवर्तन की वजह से प्रकाश की किरण इधर उधर मुड़ गई है, इसकी वजह से क्या होता है, हमें तारे क्या है टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला देखो जरा क्या है, एक सेकेंड, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई पड़ना। अब देखो सूर्योदय से पहले सूरज अभी निकला नहीं है पर हमें दिखाई देता है, ऐसा क्यों, सेम वही वाली बात जो मैंने मछली वाली बताई थी या पानी के तल वाली बताई थी, बाल्टी के जो पानी का तल होता है कि भाई क्या होता है, तल तो नीचे होता है पर हमें क्या दिखाई देता है, कुछ उठा हुआ सा दिखाई देता है। तो वैसे ही सूरज भी अभी निकला नहीं होता बट हमें पहले ही दिखाई देता है, क्यों, अपवर्तन के कारण। ऐसे सूर्य डूब चुका होता है पर क्या है हमें फिर भी दिखाई दे रहा होता है, क्यों, क्योंकि अपवर्तन के कारण वो कुछ उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही अगला क्या है, देखो द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ा दिखाई पड़ना। तो देखो ये प्रैक्टिकल तो आप घर पे भी कर सकते हो, कोई सीधी सी डंडी पानी में डालो, पानी के अंदर वो आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। तो ये भी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना, है ना, ये तो सबने ही देखा है, जब नहाने जाते हैं या बाल्टी घर में होगी उसमें पानी देखो, पास जाओगे तो उसकी गहराई ज्यादा दिखेगी और पीछे होकर दूर होगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि भाई वापस ऊपर उठ गया। अगला देखो, जल के अंदर पड़ी मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो ये भी क्या है, वही बाल्टी की गहराई वाली ही बात होगी, या जो मछली है क्या है, जब दूर से देखते हो तो उठी हुई दिखेगी और पास जाओगे तो नीचे दिखाई देगी। तो दोस्तों जो मैंने अब ये लिखवा रखे हैं आपको ब्रैकेट के अंदर, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इनसे आता है। देखो ये तो आते ही, इनके तो एग्जाम्पल्स आते हैं, जितने भी परावर्तन अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन जितने भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है, सबके एग्जाम्पल्स ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये आपके हर एग्जाम में आते हैं, चाहे ग्रुप 2 हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे डीएसएसपी हो, हर एक एग्जाम में आप इनमें से आपका अक्सर मिल ही जाएगा। अगर 10 सेट है तो 10 में से आपका 5 सेट में तो गारंटेड इनमें से कोई ना कोई मिल ही जाएगा एग्जाम्पल, जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखो जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, ये भी बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं और ग्रुप डी में और एनटीपीसी में तो बहुत ज्यादा, ग्रुप डी में खासकर। ठीक है, तो क्या पूछा जाता है भाई, कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है या कौन से रंग का, ठीक है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सेम उसी तरीके से कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है या कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अब आप याद तो कर लोगे पर क्या होता है, बार बार भूल जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं यार कौन से वाले का क्या था। तो इसके लिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, आप फिर कभी नहीं भूलोगे। अपवर्तन, अभी हमने अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन में हमने क्या पढ़ा, अपवर्तन में हमने पढ़ा भाई कि जब कोई रोशनी ऐसे आ रही है, ठीक है, उसको जाना इधर होता है, पर क्या होता है जब तिरछी पड़ती है तो क्या होती है, वो कुछ अपनी जगह से मुड़ जाती है। तो अब यही चीज देखते हैं हम जरा इसके ऊपर। तो देखो लाल रंग, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम, यानी कि सबसे कम विचलित होगा। अपवर्तनांक मतलब यही समझ लो कि अपनी जगह से मुड़ जाना या बहक जाना, विचलित हो जाना। ठीक है, तो क्या है, लाल रंग क्या होता है, सबसे कम उसका अपवर्तनांक होता है। मतलब अगर जैसे रोशनी इधर जा रही है तो लाल रंग मान लो इतना मुड़ा, ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए था इस वाली लाइन पे, ठीक है, पर मुड़ के कितना हो गया भाई, ये इतना मुड़ा। ठीक है, और बैंगनी रंग की बात करोगे तो बैंगनी रंग का क्या होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जो किरण यहाँ पर थी, लाल रंग तो यहाँ तक गया, पर बैंगनी रंग क्या होगा, यही किरण क्या होगी, इसका अपवर्तन ज्यादा होगा, तो ये इतना ज्यादा। ठीक है, तो ये ज्यादा विचलित हो जाता है, कौन सा, बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग ज्यादा विचलित होता है तो मतलब इसका क्या हो गया, अपवर्तनांक ज्यादा हो गया। तो अगर डायग्राम से याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब तरंगदैर्घ्य को देखो आप कैसे याद रखोगे। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो इनके बीच की गैपिंग दिख रही है इसको किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं, और यही क्या होता है आपका, ठीक है, ये तरंगदैर्घ्य, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और ये क्या है भाई, प्रकाश कुछ इस टाइप से चलता है, तो ये क्या हो गया आपका तरंगदैर्घ्य, इसको किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। तो ये मैंने लाल रंग के लिए बनाया, अब मैं बैंगनी रंग के लिए बनाता हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, तो अब ध्यान देना, अब इसको ना ऐसे याद रखो कि भाई लाल रंग क्या है, दूर से ही दिख जाता है, खतरे के निशानों में लाल रंग का तो प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि दूर से ही दिख जाता है। तो दूर से ही मतलब हमारे पास तक आ रहा है, हमारी उसकी रोशनी हमारी आंख तक पड़ रही है, तभी तो हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, तो हमें दूर से ही दिखाई दे रहा है लाल रंग।
तो क्यों भाई दूर से क्यों दिखाई दे रहा है भाई, वो ऐसा मान लो कि भाई ज्यादा लंबे टप्पे मारता है, ठीक है, मतलब ज्यादा ऐसे टप्पे मार मार के चलता है। इस चित्र के हिसाब से याद रखो कि भाई ये देखो ये इतना बड़ा टप्पा मारा, और बैंगनी रंग में कितना करा, इतना इतना। तो देखो अगर आप यहाँ खड़े हो मान लो, तो लाल रंग का इतना बड़ा 1 2 और 3, तीसरी बार में आपके पास पहुंच गया। पर बैंगनी रंग का अगर तीसरी बार देखोगे तो 1 2 और 3, क्या ये आप तक यहाँ तक पहुंचा, आपके पास तक नहीं पहुंचा ना। तो इसीलिए क्या होता है भाई, बैंगनी रंग का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशानों में किया जाता है। और अपवर्तन की बात करोगे तो अपवर्तन मैंने बताया कि भाई जो लाल रंग क्या है, सबसे कम विचलित होता है, उसका अपवर्तनांक कम होता है, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यानी वो ज्यादा विचलित होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है क्रांतिक कोण। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने से पहले हमने क्या करना भाई, क्रांतिक कोण को समझना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से फिर आप जब पढ़ोगे तो फिर ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा मोटा मोटा जान लेते हैं कि भाई प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसका सबसे पहला सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि जैसे भाई आपका हीरे का चमकना। तो जो हीरा चमकता है तो उसके चमकने का कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रांतिक कोण के बारे में। अभी मैं ये पढ़ूंगा और आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्ड ही ऐसे। पर जब इसी चीज को मैं जब आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो फिर आपको ये सारा समझ में आएगा कि भाई क्रांतिक कोण क्या होता है। और जब क्रांतिक कोण समझ जाओगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, वो भी फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं उसको समझाता हूँ। तो देखो क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो देखो एक तो क्रांतिक कोण ही नहीं पता, फिर क्या है, सघन माध्यम नहीं पता, विरल माध्यम ही नहीं पता क्या होता है। तो देखो जरा पहले ये डायग्राम देखते हैं। तो देखो सघन माध्यम क्या होगा, जो भी आपका घनासा माध्यम होगा, ठीक है, ठोस माध्यम हो गया, उसको आप सघन बोल सकते हो। और एक होता है विरल माध्यम, जो नीचे वाला अपना हीरा मान लो कि नीचे क्या है, हीरा है, ठीक है, तो ये आपका हो गया सघन माध्यम, ठीक है, घना हो गया। और ऊपर क्या हो गया आपका, हवा हो गई, तो क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो अब देखो जरा, तो हीरे में से जब ये रोशनी गई तो जो रोशनी पड़ रही है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे ये भी परेशान हो जाते हैं आपतित वर्ड का मतलब क्या है। तो जो आपतित यानी जो पड़ रही है रोशनी, उसको क्या कहेंगे, आपतित। तो आपतित किरण जब इधर पड़ी, ठीक है, अब देखो इसको इधर को निकलना चाहिए था, पर क्या हुआ, थोड़ी सी अपवर्तित होकर इधर को निकली, थोड़ी सी मुड़ गई। तो जो विचलित हो जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर, तो इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे गई और यहाँ पे जाके इधर परावर्तित हो गई, ठीक है, तो यहाँ की जगह इधर जाने की जगह इधर परावर्तित हो गई। तो यही चीज क्या हो गया, अपवर्तन भी हो गया और इधर चली गई। तो एक तो कंडीशन आपकी ये हो गई। अब देखो जो ये एंगल बना है, ठीक है, तो क्या है, आपतन कोण, जो किरण पड़ रही है इसका कोण क्या है, जो ये किरण आपतित हो रही है इसका कोण क्या है भाई, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, जो ये आपका हो गया। अब मैं कहता हूँ कि इसी चीज को ना, इसी जो एंगल को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो जब हम इसको बढ़ा देंगे तो देखो इसके लिए मैंने यहाँ पर बनाया, जैसे पहले के अंदर क्या था, पहले के अंदर कुछ ये था इस वाले में। अब मैंने क्या करा, इसी चीज को एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, तो देखो यहाँ बढ़ा दिया, देखो इतना फैला हुआ है, ज्यादा फैला हुआ है, तो ये चीज एंगल जब फैला दिया तो ध्यान देना, तो जब ये यहाँ से किरण पड़ रही है इधर और ये बाहर ना जाती, देखो पिछले वाले में क्या थी, इधर गई थी और बाहर चली गई थी, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली गई थी। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ से ऐसे गई, टकराई, और यहाँ से कहाँ गई भाई, इधर ही आ गई, बाहर नहीं गई, अंदर भी नहीं गई, कहाँ गई, इस लाइन पे चली गई। तो देखो जब यहाँ पर क्या, ऊपर क्या बन गया, 90 डिग्री। अब इसी चीज को पढ़ते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है, ठीक है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ 90 डिग्री में आपका 90 डिग्री बनी है, और ये रोशनी क्या बाहर नहीं गई, कहाँ चली गई, इसके ऊपर ही चली गई। तो यही आपका क्या होता है, क्रांतिक कोण। अब इसी चीज को आगे जब मैं बताऊंगा तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी समझ में आ जाएगा। उससे पहले पढ़ते हैं कि भाई ये सारा जो लिखा है ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हमने क्या सीखना था, क्रांतिक कोण। तो देखो सीधे सीधे मोटा मोटा कि भाई रोशनी ऐसे गई, बाहर चली गई, ठीक है, पर जब क्या करते हो, इसी एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हो, तो देखो ये वाली लाइन थी, यही मैंने खींची थी, इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या होगा, जो रोशनी गई वो बाहर ना जाकर वापस इस लाइन पर आ जाती है, और विरल माध्यम में कोण कितने का बन जाए, 90 डिग्री का। तो इसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब ये पढ़ते हैं, इसके बाद आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन अच्छे से आएगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे। आपतन कोण मतलब जो भी एंगल है, इसको थोड़ा सा और जगह बढ़ा दें, ठीक है, कि रोशनी कहाँ से जाएगी, इधर से भाई ऐसे गई,
तो देखो ये क्या आंसर था आपका, क्रांति कोण था ये वाला। तो ये क्रांति कोण था। अगर क्या हुआ, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा अधिक कर दे, तो देखो ये यहाँ तक क्रांति कोण था, अब मैंने क्या करा थोड़ा सा और अधिक कर दिया। ठीक है, तो जब अधिक कर देते हैं तब क्या होता है भाई, प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता। विरल माध्यम यानी ऊपर वाला माध्यम, हवा वाला, ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। तो जैसे यहाँ पे गया, टकराया और वापस इसी के अंदर आ गया। तो यही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है कि भाई देखो यहाँ पे कितना बड़ा एंगल कर दिया। ठीक है, अब इनको वापस मैं पहले जैसा कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो आप देखो ऐसे समझो, ये देखो जरा सा इतना सा कोण था, जब इस कोण को थोड़ा सा बढ़ा के मैंने ये बनाया कि भाई थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, रोशनी बाहर जा रही थी वो इसी लाइन पर आगे ऊपर 90 डिग्री बन गया। तो ये आपका क्रांतिक कोण हो गया। और पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब इसी चीज को, इसी कोण को फिर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, यानी कि यही चीज और बड़ी कर देता हूँ जो मैंने इसमें करके दिखाया। तो क्या करा मैं, क्रांतिक कोण से इस कोण को और बड़ा कर दिया। ठीक है, आपतन कोण को जो आपतित किरण है, तो देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण था, इसको बड़ा करके मैंने और बड़ा कर दिया। ठीक है, तो जब ये आपतित किरण, ठीक है, जब जा रही है, ये आपतन कोण है, मैं क्या था कि भाई प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। तो देखो यहाँ से ये ऐसे गया और टकरा के कहाँ गया, आपतन क्रांतिक कोण में, तो इस पे चला जाता। पर इसमें क्या हो रहा है, पूर्णांतरिक परावर्तन में जब हमने क्रांतिक कोण से इस कोण को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, तो ये यहाँ से टकराया और वापस किसमें आ गया, सघन माध्यम में ही आ गया। बाहर भी नहीं गया, इस लाइन पे भी नहीं गया, वापस टकरा कर कहाँ गया, अंदर ही आ गया। तब क्या होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांतरिक की परावर्तन की घटना हो जाती है और इससे क्या होता है कि जो आपका हीरा है वो चमकने लगता है। ठीक है, तो बस ध्यान क्या देना मोटा मोटा। अब एक चित्र पे बताता हूँ, आपको और अच्छे से आएगा। पहले आपका ऐसे था, इतना सा एंगल, ये बाहर चली गई रोशनी। ठीक है, अब इसी कोण को जब मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ये चीज इस पे बढ़ा दिया, तो रोशनी कहाँ चली गई, वापस इस लाइन पर आ गई, ऊपर 90 डिग्री बन गया। तो ये आपका हो गया क्रांतिक कोण। और जब क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कि भाई ये क्रांतिक कोण था, इससे थोड़ा सा और एंगल को क्या करा, बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या होता है, किरण यहाँ से टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट आती है। तो ये क्या हो गया, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं कि भाई पूर्णांतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल क्या होते हैं। और ये होता है कि भाई इसका नियम, पूर्णांतरिक प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्या नियम है, तो एक नियम देख लेते हैं और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि नियम भी क्या होता है, आपके ऑप्शन में आ जाते हैं कि भाई ये जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से 2 लागू हो रहे हैं या 1 लागू हो रहा है, या केवल कोई सा भी लागू नहीं हो रहा, इस टाइप से देता है ऑप्शन में अक्सर। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो पहले उसके नियम देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है, और वो कौन कौन से, जो कि हमने पीछे पढ़ा है वही है। बस देखो, प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम से विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जो कि आपने अभी सीखा था हमने कि भाई जब क्या हो कि भाई इस साइड से कहाँ जा रही हो, देखो नीचे वाला सघन माध्यम मैंने बताया था हीरा, और बाहर, ठीक है, विरल माध्यम, तो इस साइड से कहाँ है, बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मतलब उसका मुख किस साइड हो, इस साइड, तो सघन माध्यम से कहाँ, विरल की तरफ जा रही है। पहली तो कंडीशन ये होनी चाहिए। और दूसरी क्या है, आपतन कोण, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट एंगल किससे, क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपतन कोण क्या होना चाहिए भाई, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, यानी कि क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो जो मैंने बताया था कि भाई जब क्या कहते हैं भाई, एक ऐसे होता है आपका कि भाई ऐसे आपतित किरण पड़ी, ठीक है, ये एंगल बना, और रोशनी क्या है, बाहर ना जाके जब इसी लाइन के ऊपर आ जाती है, ऊपर 90 डिग्री बन जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब इसी कोण को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तो भाई जो आपतित किरण है जो ऐसे पड़ी और टकरा के क्या हुई, वापस अंदर ही आ गई, और क्या फिर अंदर ही अंदर टक्कर मार के अंदर ही अंदर घूमने लग गई। तो फिर क्या होता है, हीरा चमकने लगता है कि जो रोशनी गई है भाई तो बाहर नहीं गई, कहाँ है, वापस टकरा के अंदर ही आती है और अंदर ही अंदर टकराती रहती है, इसलिए क्या होता है, हीरा आपका चमकने लगता है। तो ये बिल्कुल वही चीज है कि आपतन कोण क्या होना चाहिए, जो ये वाला कोण है, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण, यानी कि जो अंदर वाला कोण है इससे, ठीक है, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो जब वो बड़ा होगा तभी क्या होगा, वो इस पे भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ से टकरा के वापस अंदर ही आ जाएगा और अंदर ही घूमने लग जाएगा। तो क्या होगा, रोशनी अंदर ही अंदर घूमने लग जाएगी और हीरा चमकने लगता है। तो यही कारण होता है हीरे का चमकने का।
अब देखो, जो जैसा कि मैंने बताया कि भाई एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आते हैं इसके, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, तो हीरे का चमकना, तो हीरे का चमकना जो कि मैंने अभी बता दिया। रेगिस्तान में मरीचिका या मिराज का बनना, जो कि वायु की परतों द्वारा बनता है। तो देखो मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका या मिराज, ये क्या होता है? तो रेगिस्तान में क्या होता है ना, लोग दूर दूर पानी लेने जाते हैं, तो रेगिस्तान में जब दूर देखो तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत दूर पर ना वहाँ पानी है, ठीक है, और जब वहाँ पास जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पानी होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो वायु की परतें होती हैं गर्म ठंडी इस टाइप से, तो इसकी वजह से क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ लहर सरा है, यानी कि पानी है, पानी जैसा प्रतीत होता है, और जब वहाँ पर जाते हैं तो पानी नहीं होता और रेगिस्तान ही होता है। तो यानी कि जब भ्रम पैदा हो जाता है उसी को क्या कहते हैं भाई, रेगिस्तान में मरीचिका, तो उसी को मरीचिका कहते हैं, ठीक है। और मरीचिका बड़े देखो, जैसे कि राम जी थे, ठीक है, सीता जी को क्या था, मरीच नाम का जो हिरण था, राक्षस था, वही तो हिरण का रूप लेके आया था, ठीक है, जो राक्षस था रावण ने जिसको भेजा था, तो वही तो हिरण का रूप लेके आया था, तो उसी का नाम क्या था, मरीच। तो उसने क्या करा था, भ्रम पैदा करा था, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई मरीचिका, उसी से नाम याद रखना कि भाई मरीच कौन था, ठीक है, जो रावण ने भेजा था सीता हरण के टाइम पे, ठीक है, हिरण का रूप लेके आया था, तो उसने भ्रम डाला था ना कि वो हिरण है, जबकि हिरण नहीं था। तो वैसे ही रेगिस्तान में भी क्या होता है भाई, ऐसा लगता है कि दूर पानी है, पर जब पास जाओ तो पता लगता है पानी नहीं था, ये तो रेती था या कुछ नहीं था वहां पर। तो हीरे का चमकना हो गया, दूसरा क्या होगा, रेगिस्तान में मरीचिका, यानी कि जो पानी का भ्रम होता है वो हो गया। कांच के चटके भाग का चमकीला दिखाई पड़ना, तो देखोगे जब भी कांच चटका हुआ होता है तो जहाँ पे चटका होता है वो भी चमकीला दिखाई देता है, तो उसका कारण भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश का। जल में पड़ी हुई परखनली का चमकना, पानी के अंदर अगर आप परखनली डालोगे तो वो क्या है, वो भी चमक रही होगी, तो उसका कारण भी क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी के बुलबुले का चमकना, तो पानी के बुलबुले का चमकना ये भी क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, तो ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो ये भी आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। तो देखो ये किस किस काम में आता है, तो जैसे आपने देखा होगा टेलीफोन के जो तार होते हैं, ठीक है, अगर उनको काटोगे तो उनके अंदर जो रेसे होते हैं वाइब्रेट से, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रकाशिक तंतु ये होते हैं। तो संचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रकाश सिग्नल से दूर संचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो प्रकाश के सिग्नल होंगे उनसे दूर संचार में इसका प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के आंतरिक भागों की जांच के लिए, ठीक है, उसमें भी क्या होता है आपका, प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अक्सर आपका क्वेश्चन आता है कि एंडोस्कोपी कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो वो भी आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, शरीर के अंगों की जांच, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है, ठीक है। शरीर के अंदर लेजर किरणें भेजने के लिए भी क्या होता है आपका, ठीक है, प्रकाशिक तंतु का ही प्रयोग किया जाता है। और विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर भेजने में और ग्रहण करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर का ही प्रयोग किया जाता है।